बेबीताई लच्छू महाराजींच्याकडे शिकत होत्या. दर आठवड्याला त्या मुंबईला जायच्या आणि तेव्हा माझी पण फॅमिली मुंबईतच होती, म्हणून मीही एक 7-8 वर्ष मुंबईत होते. तर आणि मुंबईला क्लासेस होते, तर बेबीताईंची माझी तिथे क्लासमध्ये अर्थातच मी होतेच. आणि त्यांच्याबरोबर मग मी लच्छू महाराजांच्याकडे जायची. ते आठवड्यातनं 3 दिवस त्यांचे लेसन्स असायचे. तर बेबीताईंना 3 दिवस राहणं शक्य नव्हतं, कारण इथे पुण्यात 2 क्लासेस होते. तर त्यांनी लच्छू महाराजांना विचारलं की तुम्ही 3रा दिवस मी नाही अटेंड करू शकत, पण तुम्ही शिकवू शकता का माझ्या विद्यार्थिनीला? तर ते हो म्हणाले. आणि म्हणून शिकवलं खरं तर बेबीताईंनीच, पण त्यांच्या डोळ्याखालून जायचं. आणि म्हणजे त्यांची एक अशी सवय होती किंवा बऱ्याच कलाकारांची जुन्या असायची अशी, की जेव्हा शिकायला आपण गेलो की इतकी वाहवा द्यायचे की मला खरंच सांगायला गंमत वाटते की मला कधीच भीती वाटली नाही त्यांच्या देखत करताना. कारण ते बाबाच द्यायचे खूप. त्याच्या उलट बेबीताईंच्या समोर करायला भीती वाटायची. जर तयारी केली नसली तर त्यांच्या समोर करायची भीती वाटायची. आणि हा अनुभव मला वाटतं सर्वच विद्यार्थ्यांना आहे. और आप 1 लाख तत्कार के बारे में जो बता रही थी, वो क्या था? तो वो ऐसा था कि ये जैसे किसी भगवान को 1 लाख बेल के पत्ते चढ़ाना है, 1 लाख कोई सफेद फूल चढ़ाना है, ऐसे जैसे भक्तों के प्रण होते हैं जी। वैसे हम नृत्य सीखने वाले का हमारा नियम था कि बेबीताई को 1 लाख आवर्तन तत्कार उनके चरणों में समर्पित करना है जी। और बेबीताई का जो कहना था कि तत्कार जितना करो उतने पैर साफ चलते हैं और आप अच्छी तरह से ईज के साथ उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए भी ज्यादा से ज्यादा तत्कार करो, ये हमारे मन में इच्छा थी। तो ये नियम के अनुसार हम रोजाना 1000 आवर्तन तत्कार करते। वाह वाह। हाँ। तो रोज 1000 आवर्तन मतलब फास्ट लय में बहुत तासे तो ऐसे रोजाना 1000 करते हुए 1 लाख पूरा करने के लिए करीब करीब 3-3.5 महीने लगते थे। तो जब मेरे पूरे हुए 1 लाख आवर्तन और मैंने बेबीताई को प्रणाम किया उसके साथ, तो बेबीताई ने मेरे को बिंदाधन महाराज और कालका प्रसाद जी का एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भेंट किया उसके उपलक्ष्य में। और उसके पीछे लिख दिया गंडाबंद शागिर को सप्रेम भेंट। वाह वाह। तो मैं इतनी खुश हुई थी उससे कि वो मैंने बहुत ही संभाल के सहेज के रखा है और हमारे हर गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम में हम उसको रखते हैं, बेबीताई के प्रोग्राम में, बेबीताई के फोटो के साथ। जी जी। वाह वाह। हाँ। आम्हाला मोठं करायला काहीतरी उपक्रम चालू असायचे. म्हणजे मग अशी जसं कविता करा हे म्हणून मागे लागल्या, तर मग त्यांना नाही म्हणायची कोणाची ताप नव्हती. तर त्यामुळे ते झालं हातून असं. तसं 1 लाख तत्कार करा म्हणजे आवर्तनं, 1 लाख आवर्तनं करा. त्याला काहीतरी मुदत दिली आणि ती पुरी करायची होती. आणि तेव्हा मी पुरी केली होती. मग त्याच्याबद्दल त्यांनी प्रेझेंट दिलं होतं छानसं. अशा त्यांच्या बरेच उपक्रम नेहमी चालू असायचे आणि त्यांच्या थोडासा धाक आणि प्रेम अशा दोन्ही याच्यामधून आम्ही काहीतरी करायला शिकलो. शिलूताई, तुम्ही गुरु रोहिणीताईंच्या बरोबर क्लासवर बराच वेळ असायचात असं मी ऐकलं होतं. सकाळी पण आणि संध्या 59 साली मी ग्रॅज्युएट झाले आणि त्याच्यानंतर मी सतत सकाळी संध्याकाळी क्लासवरच असायची. आणि त्यांची बेबीताईंची पद्धत अशी होती, सकाळी त्या जास्त म्हणजे स्वतःची प्रॅक्टिस करायच्या. त्यावेळेला म्युझिशियन्स असायचे सगळे बरोबर.
किंवा एखादा जर कार्यक्रम असला तर ते सगळ्या म्युझिशियनची प्रॅक्टिसही सकाळी व्हायची, कारण संध्याकाळी काही काही लोकांना यायला वेळ नसायचा आणि मुली मात्र संध्याकाळी असायच्या. तर हो. एकदा म्युझिशियनची प्रॅक्टिस, एकदा मुलींची प्रॅक्टिस असंही केलेलं आहे. हो, अच्छा अच्छा. आणि मग हा क्लास डेक्कनवर होता ना, मला वाटतं. हो, पहिल्यांदा जो होता डेक्कनवर क्लास, हा. त्याच्यानंतर मग भरतनाट्य मंदिरमध्ये त्यांनी शाखा सुरू केली. आणि हा. जेव्हा जे नाट्य मंदिर बांधायला सुरुवात झाली त्यावेळेला लक्ष्मी रोडला प्रभास म्हणून एक बिल्डिंग होती. हा. तर तिथे तो क्लास भरायचा शिफ्ट झाला, म्हणजे भरतनाट्य मंदिरापासून. आणखीन तिथेही चांगला रिस्पॉन्स होता क्लासला, पुष्कळ मुली असायच्या. हा. आणि त्याच्यानंतर मात्र कॅम्प मध्ये पण त्याने एक ब्रांच काढली होती. अच्छा. आणि तिथे अशी की शनाज इराणी किंवा एक ती बेंजामिन म्हणून होती, हा. अशा या मुली पण असायच्या क्लासमध्ये. म्हणजे हा. त्यांनाही बेबीताईंनी त्या लागली होती. लोकांनाही गोडी लावली होती याची. और वो शायद वो दौर था जब पहले मोहनराव जी के पास सीखी थी और फिर कुछ चीजें उन्हें बदलनी पड़ी लक्ष्मी महाराज जी के साथ सीखते हुए. तो ये जो किस तरह से उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया? पता नहीं, वो अभी तक मैं समझ नहीं पाई हूँ, मगर वो करते थे जरूर। बार बार कहती थी कि मोहनराव जी के यहाँ, और ऑफ कोर्स मैंने देखा भी है और बाकी सबने भी बाद में देखा है। तो मैं जो कह रही हूँ वो बात सबको मालूम है कि उनके पैर में अच्छी ताकत थी। उनका डांस ऐसे जिसको बोलते हैं ऐसा अधर नहीं था, बहुत कस करके धरा हुआ डांस था। तो वो चपत अच्छी थी पैर की, और पैर सुरीले भी थे। तो वो सब जो था, लक्ष्मी महाराज जी का ये कहना था कि वो उनको डांस में वो चपत मंजूर नहीं थी, मैं कहूँगी मंजूर नहीं थी। और रोहिणी जी उसका जिक्र बार बार करती भी थी कि उनको अभी वो हम सबको मालूम है कि शरीर है ना, उसको तो वो एक आदत भी है जी. तो उसको किनारे करके उनका नाच अपने अंदर ढालना, हाँ. ये एक बहुत लंबी भी बात है, ट्रिकी भी है, मुश्किल भी है। तो मगर उनका एक था कि वो, ये भी उन्हीं की बताई हुई बात बता रही हूँ। एक बार उनको अगर उनके गुरु लोगों ने बता दिया कि यूं चाहिए, तो वो ध्यान से वही करती थी। मतलब गुरुजी ने बताया और सारी भूल गई, ये वाला उनका नहीं था बिल्कुल। तो इस वजह से शायद हो, मगर उन्होंने अपना डांस उनके मोल्ड में, महाराज जी के मोल्ड में ढाल दिया था। वो अंग संचलन, गत का जो कसक मसक होता है, वो सब मुलायम हस्त के, पैर की चपत नहीं, और घुंघरू की झनकार, वो सब उन्होंने ढाल दिया था। और इसी वजह से मुझे लगता है, मैंने उस वक्त भी जिक्र किया था कि जयपुर में जो सेमिनार हुआ वो कथक का शायद पहला सेमिनार था। उसमें रोहिणी जी ने महाराज जी का, अभी महाराज जी से मेरा मतलब है लक्ष्मी महाराज जी, उनका रिप्रेजेंटेशन किया था, रोहिणी जी नाची थी। अच्छा। और महाराज जी का ये था कि अगर कथक को कथक कथा कहे सो कथक अगर है, तो हर चीज में कथा, भाव, थीम, स्टोरी, प्रसंग, कैरेक्टर तो होनी ही होनी है। तो उन्होंने मतलब धातुक थोंगा से लेके तावथोंगा तक सब में एक एक कहानी गूंजी हुई थी। और वो क्या कहने उनके, तो मगर वो मैं माहौल की बात बता रही हूँ, वो सब रोहिणी जी ने नाचा था। वाह, पूरा बहुत सुंदर, पूरा जितना डेमोन्स्ट्रेशन था उनके बात के साथ वो पूरा रोहिणी जी ने नाचा था। हम लोग बिल्कुल भाग्यवान थे कि रोहिणी जी हमें लेके गई थी कि सेमिनार देखो, लोगों को क्या कथक के लोगों को देखो, कथक देखो। और 3 दिन का सेमिनार चला और बहुत, मतलब ये भी बात है, ये स्टडी टूर ही है,
मैं जी जो बिल्कुल बता रही हूँ। जी स्टडी टूर शायद उस वक़्त कहा नहीं, हाँ मगर स्टडी टूर ही थी। जी बाकायदा कहा था रोहिणी जी ने कि सिर्फ देखना नहीं है, नोट्स लिखना है। तो मेरे पास अभी भी नोट्स है उसके। बिल्कुल तुम्हाला बेबीताईंनी सुचवलं होतं ना की तुम्ही गाणं शिका, खूप छान तुम्हाला गाण्याचा आवाज आहे असं. प्रोग्राम होता हा आणि गायिका नव्हती हा अवेलेबल. हा मग ते सगळं गाणं मी निवेदिताईंनी म्हणून दाखवलं, म्हणजे हा, म्हणून साथ म्हणून केली साथ प्रोग्राम केली. केला. हम्म. तर मग त्यावेळेला त्या म्हणाल्या की तुला आवाज पण चांगला आहे, हम्म. तर तू गाणं शिक. हा आणि त्यांनीच माझं नाव, नंतर मुंबईमध्ये मी राहत होते तेव्हा, हा तर त्याही एका यांच्याकडे गाणं शिकत असत. हा तर त्या म्हणाल्या तू पण गाणं शिक, तुझाही आवाज चांगला आहे. हम्म. शरद ताई, एखादी जुनी रचना गाऊन दाखवता का? बापरे. गणुवाचे गुणगुण हो अगदी. आवाज माहित नाही कुठे आहे म्हणून बघते. हा गणुबाचे गुणगुण, गणुबाचे गुणगुण, वारवा हे ऋण झुणा, वारवा हे ऋण झुणा, भवतार कुहाकाना, भवतार कुहाकाना, वेगी भेटवा का, गणुवाचे गुणगुण. वा 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 शरद ताई. तर तिकडे ही दौरे केली पुष्कळ, पण इकडे महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांच्यामध्ये तर मला नक्की कुठल्या दौऱ्यामध्ये हा प्रसंग घडला ते मला आठवत नाही. पण एका दौऱ्यामध्ये असं झालं की तिथे गेल्यानंतर मला खूप पित्त उठलं अंगावर, आणि त्यावेळेला बेबीताईंनी मला खूप म्हणजे माझी काय म्हणतो तसं की माझी खूप सेवा केली त्यांनी. म्हणजे मला ते आमसुलाचं हे सार करून ते प्यायला दिलं, नंतर ते अंगाला लावलं, असं सगळं बरंच त्यांनी माझ्यासाठी केलं. ते मी कधी विसरणार नाही. म्हणजे आम्ही दोघीच जणी क्लासमध्ये होतो, त्यांची प्रॅक्टिस हो. सुरू होती, हा. रोहिणी त्यांची प्रॅक्टिस सुरू होती. हा. आणि एक 8 दिवसांनी पुणे विद्यापीठात एक हा. कार्यक्रम होता, त्याची अच्छा. पण प्रॅक्टिस सुरू होती. हा, तर हा. म्युझिशियन्स ते हे करून निघून गेले आणि आम्ही दोघी बघत होतो समोरनं, पाणी येत आहे, खूप पाणी येत आहे, हा. खूप. पण आता ते धरण फुटलं, आरडाओरडा चालला होता. पण ते धरण फुटलं म्हणजे पाणी किती येईल याची काही कल्पनाच नव्हती ना. हो हो त्याच्यामुळे ते आम्ही खाली उतरलो लगेचच आणि घरी त्या म्हणाल्या की तू जा घरी आता, आज त्यांना नाही तर मी घरापर्यंत सोडून मग घरी जायची. अच्छा. त्याच्यामुळे सदाशिव पेठेत राहायची. हा. ती आठवण म्हणजे मी त्या घरी गेल्या आणि हा. मी पण पुलावरनं पलीकडे गेले आणि 15 मिनिटात पुलावरनं पाणी गेलं. आणि मागे मी म्हटल्याप्रमाणे अगदी दुसऱ्या दिवशी रसभरीत वर्णन आली होती की रोहिणी बाटे आणि त्यांच्या सगळ्या शिष्या हे सगळे बंड गार्डनवर घुंगरू बांधलेल्या स्थितीत सापडले. अशा बातम्या आल्या होत्या. दुसऱ्या दिवशी सकाळपासून आमच्या घरी आमच्या नातेवाईकांची रीग लागली होती की तुमची मुलगी घरी आली की नाही. अरे बापरे. इतकी भयानक परिस्थिती होती. पण तरी सुद्धा 8 दिवसानंतर कार्यक्रम होता विद्यापीठात, तो झाला. अरे त्याच्यानंतर बापरे. आम्ही एखाद्या कुठल्या हॉलमध्ये, आता मला आठवत नाही, पण जिमखान्यावर येऊन त्या हॉलमध्ये आम्ही प्रॅक्टिस करायचो आणि तिथून 8 दिवसांनी तो कार्यक्रम पण झाला. एकंदर त्यावेळेला नुकसान मात्र बेबीताईंचं सुद्धा पुष्कळ झालं, कारण क्लासवरचे टेप रेकॉर्डर हा सुद्धा त्यावेळेला फार मूल्यवान चीज होती ना. त्यावेळेला अशी काही सुविधाच नव्हत्या दुसऱ्या. तो टेप रेकॉर्डर, सगळी वाद्य सगळं पुरात गेलेलं होतं त्यावेळेला. किती चित्तथरारक गोष्ट है। अगदीच थरारक आहे. बाप रे। तो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर इन सारे सालों में अगर कोई बहुत यादगार ऐसा
अनुभव है, या तो बहुत आनंद का होगा या कठिनाई का होगा, जो भी, कोई एक ऐसी बात बताइए जो नृत्य भारती ग्रुप के साथ आप थी और वैसे इतनी लंबी यात्रा के दौरान जी बहुत कठिनाइयों को बेबीताई ने फेस किया, जी और हर एक में कहीं भी उनका धीरज नहीं खोया, और लोगों का जो कुछ टीका टिप्पणी के तरफ भी उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, और कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी मेरी है ये समझ के उसको निभाने का, उसमें से आगे निकलने का रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया। तो एक बहुत ही खतरनाक और हृदयस्पर्शी प्रसंग है कि हम प्रोग्राम के लिए जा रहे थे एसटी बस में, और कराड़ के पास उसमें जो एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके पहले ये हुआ था कि हम जब एसटी बस में चढ़े तो एकदम पहले वाले रो में बेबीताई खुद बैठी थी सबके आगे, और उसमें बीच में एक दो लाइंस छोड़ के मैं और शरद ताई बैठी थी। और जैसे ही जाने का समय आ गया तो मेरे को और शरद ताई को दोनों को भगवान ने क्या प्रेरणा दी, क्या इंट्यूशन दी, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हम दोनों बहुत ही उनके पीछे पड़े कि बेबी आप अकेली क्यों वहां बैठी हो, हम दोनों यहाँ बैठे हो, यहाँ हमारे पास आ जाओ ना, हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो आखिरकार वो मान गई और वहां से उठ के हमारे पास आके बैठ गई। तो हम तीनों साथ में बैठे। तो फिर आगे चल कर बहुत महाभयंकर एक्सीडेंट हुआ बस का दूसरे से टकरा के। इतना भयंकर एक्सीडेंट की बेबीताई जहाँ बैठी थी पहली रो में, जहाँ से उठ कर के वो पीछे आ गई, उस सीट पे बाद में एक धनश्चंद्र मोरे करके व्यक्ति बैठे थे, उनकी उसमें डेथ हो गई। ओह बाप रे। तो ये इतनी महाभयंकर ये थी। और एक्सीडेंट के बाद सबको वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, सबकी ट्रीटमेंट चलती रही। और ये तो बेबीताई सबके साथ, सबसे कम चोट मेरे को बेबीताई को और शरद ताई को आई थी। ये भगवान की कृपा है, मतलब लगा तो था थोड़ा बहुत इतने बड़े एक्सीडेंट में, लेकिन इतना सीरियस नहीं था। तो बेबीताई सबकी ओर ध्यान देती रही, सबकी पूछताछ करती रही। और जब हमको डिस्चार्ज मिला वहां से, मेरे को पक्का याद है, मैं मीना ताई परांडे और भी जने थी मेरे पास, तो हम एक स्पेशल कार में बैठ के कराड़ से लेकर हमारे घर के दरवाजे तक वो आ गए। केवल दरवाजे तक नहीं, हमारा हाथ पकड़ करके हमको घर में ले गए और मतलब बिस्तर के पास जाके अब यहाँ लेटो, आपको आराम होना चाहिए, ये उन्होंने बोला। तो ये सब बेबीताई के ही निर्देशन में हुआ था। तो हर एक की इतनी मतलब केयरफुली सबके पास ध्यान देना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहाँ और भी पेशेंट्स थे जो सीरियस थे, जिनको और भी ज्यादा बड़ी चोट आई थी। तो वहां होते हुए भी बेबीताई ने ये सब बता के हमको घर तक पहुंचा के, और बाद में भी हमारी वाह, तो इतना वो सबका ख्याल रखती थी। जी ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए हर एक को उनके प्रति बहुत लगाव रहता था। बिल्कुल। और एक मुंबई में प्रोग्राम हुआ था तेजपाल थिएटर में, उसके बारे में अगर वो जो तीसरे दिन का बिन्ना कहे करके प्रोग्राम था रजत महोत्सव का। रोहिणी जी रजत महोत्सव कहते थे, रौप्य महोत्सव नहीं। हाँ जी रजत महोत्सव, उसके टिकट्स बने थे। वो, और हर हमारा जो करस्पॉन्डेंस होता था उसको हम चिपकाते थे, गणेश जी की मूर्ति, और वो बड़ा नॉवेल आइडिया था। उसके बुकमार्क्स बने थे, जिसमें अगेन वो कोट है, इफ नॉट अ प्रेयर वाला।
वो था। जी, हाँ, तो नॉवेल उस जमाने में, अभी सबको नहीं लगेगा, मगर 72 में बुकमार्क बनाना, टिकट बनाना वाज वे अहेड ऑफ टाइम्स। यस, तो वो था। बिंदा कहे का जो प्रोग्राम पूना में हुआ था, उसके लिए लाइफ साइज फोटो बनी थी बिंदा दिन जी की, महाराज जी की जो अभी भी नृत्य भारती में है, है। और उस पे पूरा स्पॉटलाइट था। हम्म, तो ये भी मैंने तो नहीं देखा अभी तक कहीं, आइडिया ये अभी तक नहीं सही है। देखी। जी, जी, हो सकता है, मैंने सब देखा है, कह नहीं रही हूँ, हम्म, मगर मैंने नहीं देखी। और उस जमाने में वो करना, और सब बिंदा दिन जी के कॉम्पोजिशंस, उसमें कोई हम लोगों से नचवाई गई थी, जी, कोई रोहिणी जी खुद नाची थी। जो जी, खुद नाची थी उसमें लक्ष्मण जी का डायरेक्शन था, हम्म, राव जी का डायरेक्शन था, हम्म, उन पे सेट किया गया होता। हम्म, कान में देखो ठाड़े है ब्रिज की ओर, हाँ, जो जी, सरला ताई गाई थी, सरला ताई भिड़े, हम्म, कान में देखो और मैं तो खेलूंगी उन्हें से हो रही, जो वसंत राव जी गाए थे। वाह, अम, और हे गोविंद हे गोपाल, जो मोहनराव जी ने शायद उसकी रचना बनाई थी। फिर बनी ठनी आई शाम प्यारी, जो बम्बई वाले ग्रुप के साथ। तो वो प्रोग्राम तेजपाल में रिपीट हुआ था। अच्छा, हम सब लोग गए थे बम्बई के सारे प्रोग्राम। गुरु थे मेरे ख्याल से, ये सारे गुरु वहां सब पर थे। गुरु थे, हाँ, मगर पूना में भी शायद सब गुरु थे। हाँ, मोहनराव जी भी थे, महाराज जी भी थे, हम्म, वसंत राव जी भी थे, हम्म, मगर बम्बई में भी थे। हाँ, और मतलब शानदार जिसको बोलते हैं, इतना हम्म। बहुत तेजपाल में बहुत मुझे सुंदर, तो सुनकर भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि बाप रे बहुत क्या सुंदर, समा रहा होगा। बहुत सुंदर प्रोग्राम था। और वो आइडिया भी बिंदा कहे कि बहुत सुंदर थी। उसमें बिंदा दिन जी की एक आरती थी, मोहनराव जी जी, रचित आरती भी थी। जी, और वो सब मिलके गाते थे, तो अच्छे समा बनता था। मैंने रजत महोत्सव में हिस्सा लिया था, मैं बच्ची थी, लेकिन तीसरे दिन ये जो प्रोग्राम था वो सामने बैठ के देखा था, और मैं जितना समझ गई कि वो ठीक है, लेकिन इतना असर कर गया आज तक कि बिल्कुल मन में बैठा हुआ है। आई कैन इमेजिन वो इट बहुत, वाज जिसको डिवाइन। कहते हैं डिवाइन भी, और अंदर रूह तक पहुंचने वाला भी, और डैजलिंग भी, दोनों भी एक जी, साथ दोनों था। तो जी, जी, वो मुझे याद है अभी तक। बिल्कुल। आइए अब गौर से देखते हैं नृत्य भारती के रजत महोत्सव की तरफ। साल भर हुए इस उत्सव को देख के पता चलता है कि नृत्य भारती की ये यात्रा कितनी सफल और विस्तृत रही। कथक नृत्य की एकल प्रस्तुति के योग्य बन चुकी कई सारी शिष्याएं बहुत नजदीक से जुड़े कई संगीतज्ञ और संगीतकार, समय समय पर गुरुओं की उपस्थिति से मिले आशीर्वाद, कथक की कई पारंपरिक और नवीन रचनाएं, कार्यक्रमों में उपस्थित संगीत, नृत्य तथा साहित्य कलाओं के मान्यवर कलाकार, साल के 9 महीनों में प्रस्तुत किए गए भारत की सभी शास्त्रोक्त नृत्य शैलियों के कार्यक्रम और सेमिनार, कथक के अलावा भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और आधुनिक बैले भी। सारे पुणे वासियों को उन्होंने इन शैलियों से परिचित करवाया और नर्तकों को इन सब के साथ बैठकर जानने बूझने का अवसर दिलाया। वर्ष के आखिरी महीने में नृत्य भारती का एक बहुत ही बड़ा 3 दिवसीय कार्यक्रम किया गया था, जिसमें प्रस्तुत हुई रचनाओं पर नजर डालने से संस्था के नृत्य वैभव का अंदाजा किया जा सकता है।
तब ना कलर फोटोग्राफी थी ना वीडियोग्राफी, काश, परंतु विषय और प्रस्तुति शायद उस जमाने से कहीं आगे की थी। चलिए इस संदर्भ में हमारे बुजुर्ग कलाकारों से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। शरद ताई, बेबीताईंबरोबरची एखादी आठवण अशी की तुम्ही रौप्य महोत्सवात ते जे नृत्य गोपाल केलं होतं त्याच्यात तुम्ही कृष्ण आणि अर्जुन अशा भूमिका करत होतात दोघी जणी, तर त्या संदर्भातली काहीतरी आवडीची आठवण सांगू शकाल का? आधी मला बेबीताईंना विचारायलाच अवघड वाटत होतं की त्यांच्या एवढ्या मोठ्या त्या मोठ्या म्हणजे गुणांनी आणि दयानी पण, तर आपण त्यांना असं कसं म्हणायचं की तुम्ही हे कृष्ण व्हा आणि अर्जुन होते. तर तेव्हा काय बरं, ते विचारायला पण अवघड वाटत होतं, पण त्या तयार झाल्या. त्या म्हणाल्या ठीक आहे करूया आपण. तर मग आणि ते त्याचं डान्स डायरेक्शन मीच, तो माझाच काय म्हणायचं कोरिओग्राफी होती. कोरिओग्राफी होती. तर त्याला बेबीताई नाही नाही म्हणाल्या आणि केलं. ये जो आप इंदौर गई, वहां सेटल हो गई, लेकिन उसके बाद आप गुरु रोहिणी जी के पास सीखने के लिए बार बार आती रही, और जो 1972 में रौप्य महोत्सव हुआ था उसमें भी आपने भाग लिया था और बहुत सारे रचनाओं में आप थी। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसमें से कोई एक खास रचना जो आपको लगी उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे तो दर्शकों को पता चलेगा। 72 में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मल्हार की प्रस्तुति थी। अच्छा, मल्हार करके एक आइटम था। जी, उसमें बारिश होने के पहले से कैसा वातावरण बनता है, क्या क्या एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं, फिर हल्की हल्की सी बूंदें आती हैं, फिर झमाझम बारिश होती है और फिर उसके जोर की वर्षा होती है। तो ये सब उसमें बताया गया था और उसमें मैंने भाग लिया था। और उसका जो ड्रेस था तो एकदम सफेद घाघरे में एकदम बारीक सा गोटा लगा के, तो पानी की बूंदें जो चमकती हैं उसका आभास लाने के लिए सबका ड्रेस वैसे ही बनाया गया था। अरे वाह। और आपको बड़ा मजा आएगा सुन के कि जब जोर से हवा चलती है तो जमीन पे गिरे हुए पत्ते ऐसे एक गोल 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 घूमते हुए एक साइड में चले जाते हैं। तो ये कैसे बताया था कि छोटी छोटी लड़कियों को वो पत्ते भी मैंने पेंट करके दिए थे कि झाड़ का पत्ता हरे कलर का और कैसे रहेगा, तो उनको पीठ पे और फ्रंट पे भी वो लगाया गया था। और वो स्टेज पे सो के तो गोल 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 रोल होते हुए एक कोने में चले जाते। जी जी। तो ऐसे खूब मजेदार उसमें ये आए। और मैं छोटी थी और इस बैले में मैं थी और मैं वो ये मैंने देखा हुआ है। और जो पानी में बच्चे लोग नाव छोड़ते हैं कागज की बना के, और उससे का साथ जो खेलना था उसमें मैं थी। अच्छा। नाही, मग आता आपण ह्या रौप्य महोत्सवापर्यंतच्या काळाबद्दल बोलतोय, तर त्या एवढ्या मोठ्या महोत्सवामध्ये तुम्ही काय सादर केलं होतं? तुम्ही कशा कशात सहभागी होतात? मला वाटतं एक दोन त्याच्यात नृत्यनाट्य पण पूर्वीची होती, त्याच्यात तर मी दोन्ही याच्यात काम केलेलं होतं. आणि एक म्हणजे सोलो एक सरगम नाचले होते, त्यांना बेबीताईंचीच होती पण सरगम नाचले होते. त्या याच्यात एक मला बेबीताईंचं मन केवढं मोठं होतं याच्याबद्दल सांगायचंय की शरदताई, जयश्री आणि मी आमच्या तिघींचा त्यांनी सत्कार केला. एखाद्या एवढ्या मोठ्या गुरूंनी
त्यांचा सत्कार करणं याला फार मोठं मन लागतं असं मला नेहमी त्यांची आठवण होते. आम्हाला मानपत्र पण दिलेलं होतं त्यांनी. वाह ते वाह अजून वाह. माझ्याकडे आहे. हाँ. ये जो नृत्य भारती का जर्नी रहा अप टू द रौप्य महोत्सव, एकदम शून्य से लेकर एकदम विस्तृत उसका रूप सबको देखने को मिला। तो ये जो दो चीजें मैं जानना चाहती हूँ, एक तो रौप्य महोत्सव का जो साल था उसमें जो सारे प्रोग्राम्स हुए थे जो स्पेशली डिजाइन किए गए थे उसके बारे में, और उस साल के आसपास कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं या बदलाव हुए या अचीवमेंट्स हुई आगे पीछे के सालों में, ऐसे सारे मिला के अगर आप बताएंगे कि मुझे लगता है कि आजकल के जनरेशन्स को ये दौर बिल्कुल पता नहीं है, ना के नृत्य भारती के यंगस्टर्स को ना के बाहर के, क्योंकि ये इतना सारा है ना जो उन्होंने इसके बारे में ना कभी पढ़ा है ना जाना है। तो मुझे सच में लगता है कि बाकी सारी आगे की इतनी बड़ी फिर भी यात्रा रही और 2 बार 25 साल पार किए, फिर भी जो पहला दौर है वो सबसे ज्यादा मुझे ग्लोरियस लगता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है। नहीं, क्योंकि उस जमाने में एक तो अ, जो एक दो चीज मैं कहना चाहूंगी कि किसी को मालूम नहीं था भरतनाट्यम कथा कैसे विधाएं भी होती है, उनका अलग अलग शास्त्र भी होता है। ऐसे आम लोगों को ये सब पता नहीं था। एक तो ये चीज उस दौर में, फिर मेरे पहले, मगर फिर भी उसका अच्छे मतलब ज्यादा लोग चाहते थे कि अपनी लड़कियां भी सीख रही है तो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, और हम लोग तो डांसर्स बनना चाहते थे। तो मुझे भी उस जमाने में काफी तकलीफ हुई कि नाच करना है तो सस्टेनेंस कैसे होगा, क्या करोगे। एक मध्यम वर्गीय घर से आने की वजह से घर वालों का था कि जॉब करके अपने अपने लिए तो कमाना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है तुम्हें। वो भी मैंने हमेशा ये सोचा है कि आजादी मिली थी तो सबको लग रहा था कि अपने बच्चे को कितना सुविधा दे, क्या क्या करे। तो इस वजह से सीखा, डांस भी सिखाया, बहुत सारी हमारे एक्सपोजर जिसको आज ऐसे बोलते हैं, मगर उसका हमें भी बहुत सारा सिखाया। मगर उनको ये एक वरी थी हमेशा, तो इस वजह से एक वो माहौल था जो आजकल मुझे कम दिखता है, थोड़ा अभी भी है, मगर शादी की उम्र आती थी तो रेजिस्टेंस काफी होता था बच्चों को। वो भी मुझे लगता है रोहिणी जी को देख के आई वुड कॉल इट स्मूदन डाउन, कम था मगर था। तो एक मैं चीज कहूंगी कि वो कम होता जा रहा था। और दूसरा तो मैं भरतनाट्यम वो सीखती थी परथमा मास्टर जी के पास, और काफी सीरियसली 10 साल तक और अच्छे रियाज करके दमखम के साथ। मगर उन्होंने फिर उन्होंने अपनाया कथक को, तो उसको थोड़ा किनारे कर दिया। तो मैं थोड़ा भरतनाट्यम सीखी हूँ, मेरी बैच तक भरतनाट्यम चला, उसके बाद में छूट गया। वैसे ही फोक डांस का भी चलन था। हम लोग हम कहती हूँ तो मैं, संध्या, संजू, राजन, हम लोग 4, मैं हालांकि मैं उनको सीनियर हूँ मगर मेरी बैच उनमें मर्ज हो गई थी। तो हम लोग डोलकर नाचे है, चोल महुआ बोने नाचे है, हासी आवे मोर नाचे है, भलरगडी नाचे, तो काफी भादव्या महिन्याचे पुनवेला तो काफी फोक डांसेस नाचते थे। मतलब मुझे याद है रोहिणी जी हमें खुद करके बताती थी फोक डांस, तो वो मुझे उनकी एनर्जी अभी भी सामने आती है। तो वो उन्होंने बाद में शायद उन्होंने इतना कथक को अपना लिया था कि उनको उसकी जरूरत नहीं महसूस हो गई हो, या तो टाइम सब नहीं कर सकता है कि इंसान करके उन्होंने छोड़ दिया हो। मैंने कभी उनको पूछा नहीं कि क्यों छोड़ा, मगर उन्होंने उसको, हम लोग उसके बाद में फोक डांसेस नहीं नाचे कभी प्रोग्राम्स में,
और रौप्य महोत्सव की जब जैसे बात है तो मुझे लगता है तब तक मैं बड़ी अच्छी young, I was a young girl then, not a young woman then, not a young girl. तो मुझे याद है कि वो बहुत मेटिकुलस प्लानिंग था। 1 साल में अगर 12 प्रोग्राम्स होने हैं तो 8 प्रोग्राम्स पहले हर महीने एक, और बाद में समालोचन कंक्लूजन करके, ऐसे था उनके दिमाग में। और सब शैलियां हो और सिर्फ प्रोग्राम्स नहीं, उनके बारे में लोगों को जानकारी मिले, ऐसे करके उन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया था कि वो बात करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, और बाद में जिनको कुछ भी पूछना हो उनको पूछने के लिए भी अवसर था, चांस था। हम लोग भी, मुझे याद है मोहन राव जी से भी हमें बहुत बात करने का मौका मिला, पार्वती कुमार मास्टर से भी, फिर लक्ष्मण महाराज जी से भी। तो रीटा देवी आई थी ओडिसी के लिए, डॉक्टर कनक रेले जी आई थी मोहिनीअट्टम के लिए। तब नया नया था मोहिनीअट्टम। पुणे में अगेन ऑल हु वर देयर, रे जी थे, चिरमले जी थे, मतलब द इंटेलेक्चुअल, द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। मंगरोलकर जी, लीला अर्जुन वाडकर जी, श्यामलता बनारसे, ऑफ कोर्स डांसर्स तो थे, प्रभा जी और सब लोग तो थे, मगर मैं ये बहुत सारे थे। हाँ, डांस से जुदा लोग भी उसमें, वसंत बापट जी, तो इन लोग काफी उसमें पूरे, ये छोटे, हालांकि छोटे पैमाने पे थे, ऐसे उद्यान प्रसाद मंगल कार्यालय में प्रोग्राम्स होते थे, मगर सब लोग आते थे और अंत तक रुकते थे, और ये बातचीत भी बड़ी, तो वो जो दिमाग को खुराक मिलना है वो वहां से शुरू हो गई। और वो एक, और अंत में जो 3 दिन का था वो भी बड़ा मेटिकुलसली प्लान था, मगर उसमें बहुत नई क्रिएटिव चीजें थी, जो कथक को लेके भी थी, जिसको मैं सहूलियत के लिए हार्डकोर कथक बोलूंगी, मगर कोरियोग्राफिक फॉर्मेट की भी चीजें थी, जो मुझे लगता है कि उस जमाने के लिए दे वर वे अहेड ऑफ द टाइम्स। और नॉर्मल जैसे एक अपने प्रोग्राम्स होते, क्योंकि सारे जितने नृत्य भारती के लोग थे सबको उसमें ज्वाइन भी करना था, तो वो भी चीजें थी। तो ये ऐसे मुझे लगता है कि सबको सम्मिलित करके इट वाज वेरी ऑल एनकम्पसिंग इन मेनी वेज दैट मोर, तो ऐसे उनका उसमें सोच थी। मल्हार की मैं बहुत बात करती हूँ क्योंकि मुझे याद है वो गुरु पूर्णिमा भी मेरे जमाने में शुरू हुई। गुरु पूर्णिमा का चलन जो शुरू हुआ वो मेरे जमाने में शुरू हुआ, और मुझे लगता है कि कुड बी रॉन्ग, मगर जो याद आ रहा है, इधर 20वां साल था नृत्य भारती का या 21वां, तब हम लोगों ने कहा था कि गुरु पूर्णिमा शुरू करेंगे, और पहला गुरु पूर्णिमा नृत्य भारती की वो जो टेरेस थी उसमें किया था, और दूसरा पूना कॉफी हाउस में किया था। उस साल से मैं जुड़ी थी। हाँ, तो देन यू नो कि मैं जो बोल रही हूँ उस साल वो शुरू हुआ था, शायद 1-2 साल पहले हो गया हो, तो वो गुरु पूर्णिमा का चलन उस वक्त शुरू हो गया। नृत्य भारती कथक डांस एकेडमी उस दौरान बन गई, ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट बन गया था एकेडमी करके। पहले तो नृत्य भारती बोलते थे, फिर नृत्य भारती कथक डांस एकेडमी हो गया था, और मैं सेक्रेटरी बन गई थी, और बहुत साल तक मैं सेक्रेटरी थी, और फिर मुझे मैनेजमेंट का जितना उस वक्त मेरे मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आप कहना चाहो उसका भी, मैं असिस्टेंट हर डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा असिस्ट करती थी, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा सिखाना भी थोड़ा हाउसकीपिंग भी,
थोड़ा क्रिएटिव, इसमें असिस्टेंट भी, हाँ। मतलब सब जगह थोड़ा थोड़ा। जी तो मुझे लगता है मेरी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वो दौर बहुत महत्वपूर्ण था। जी। कथक के अलावा ऐसे खास कौन से संस्कार है जो उनसे आपने लिए, जो बाकी जिंदगी में भी बहुत हम सबको काम आते हैं? एक जीने का तरीका उन्होंने सिखाया है, फिर भी अगर आप कुछ बताना चाहती हैं। नहीं, एक तो मैं सोचती हूँ कि क्योंकि मैं फैमिली मेंबर रही तो मैंने अलग प्रिज्म से भी उनको काफी देखा। और तो एक तो सबको जो मालूम है कि सुंदरता उनके, हर चीज में सुंदरता थी। शी वॉज वेरी पर्टिकुलर, शी वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड। यस। तो मुझे लगता है मुझे सब लोग कहते हैं कि ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन है, मगर मुझे लगता है वही मुझे सीखने मिला, वो पंक्चुअलिटी या डिसिप्लिन, काम। और दूसरा मुझे लगता है कि जिसको उनका वो शब्द था सततोद्योग, वो मुझे लगता है कि विदाउट कंसिस्टेंसी अगर मेरे में है तो वो उनकी वजह से मैं लगी रहती हूँ। मतलब कोई अपन कितने भी वहां से दूर रहो तो भी दिमाग में वही विचार, उसकी यादें, और उसमें अपन और क्या कर सकते हैं, यही विचार चलते थे। तो इस प्रकार से भले ही अपन फिजिकली दूर हो, मन से और दिमाग से अपन जुड़े ही रहते थे। वा वा. रोहिणीताईंचं काम, संस्थेचं काम आणि तुमचं सगळ्यांचं काम हे अजून आम्हाला कळायला हवं. तर मला असं वाटतं की म्हणजे आता तुम्ही म्हणालात की एका विशिष्ट काळानंतर तुम्ही सोडलं, पण मग नृत्य भारतीतनं असं काय घेऊन गेलात की जे तुम्हाला तुमच्या दुसऱ्या कामामध्ये, आयुष्यामध्ये उपयोगी पडलं? एक तर देवीताईंचे संस्कार आम्ही घेऊन गेलो. आणखीन जी काय गोष्ट करायची ती अगदी जीव ओतून करायची, असं जे देवीताईंचं एक ही होती, शिकवण होती, ती घेऊन मी नृत्य भारतीतनं बाहेर पडले. त्याच्यामुळे आमचा जो व्यवसाय आहे, हॉस्पिटलचा व्यवसाय, त्याला लागणारी प्रत्येक गोष्ट मी शिकले. वा वा वा. एक मुख्य संस्कार त्यांच्याकडून जो आमच्यावर झाला त्याच्यामध्ये असं आहे की आपल्या शास्त्रीय नृत्यशैलीच्यामध्ये असलेली जी शालीनता, त्याच्यामध्ये असलेली जी डिग्निटी आहे ती कधीही विसरायची नाही आणि कुठल्याही मोहाला बळी पडून वेगळ्या प्रकारचं काही थिल्लर नृत्य आपण करायचं नाही, हा विचार सतत आमच्या मनामध्ये, म्हणजे माझ्या मनामध्ये त्यांच्या संस्कारांमधला राहिला. आणि त्यामुळे मी पुढे कधीच अशा पॉप्युलर नृत्याकडे वळलेही नाही किंवा त्याच्यामध्ये वळून माझ्या विद्यार्थिनींना तशा प्रकारचं शिक्षण देण्याला किंवा घेण्याला कधी त्यांना मी परवानगीही दिली नाही. शरद, मला आणखीन एक विचारायचं होतं. तुम्हाला जर असं थोडक्यात सांगता आलं की तुम्हाला बेबीताईंच्या बद्दल काय वाटतं? छोटस. त्यांनी मी असं म्हणेन की जी डान्सला मी गेले त्यांच्याकडे, त्यांनी माझं लाईफ घडवलं. वा. नाहीतर माहित नाही मी केलं असतं की नाही ते. त्या गुण ओळखणाऱ्या होत्या, आपणात काय गुण आहे तू, असं. तो यही मैं लास्ट चीज कहूंगी कि कहती थी कि खुद एंजॉय करो, तो लोग आस्वाद खुद के अपना नाच का खुद लो, और वो अगेन लेड बाय एग्जाम्पल. यस, खुद. बिल्कुल. थैंक यू सो मच समाताई, आपसे बहुत थैंक यू. ने मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, और मैं सब उनका है और बस उनकी सेवा में है, बस. वो तो मतलब ये बोलने की भी बात नहीं, वो तो है ही है. मगर मुझे अच्छा लगा उनकी यादें करके, उनकी यादें उजागर हुई, बहुत अच्छा लगा. और सभी अपने अपने हिसाब से उन्हीं को नमस्ते करके काम कर रहे. ऐसे ही करते रहेंगे. नृत्य भारती 100 साल का काम करे और उसका सेंटेनरी मनाए, और आप सब लोग ऐसे ही लग के काम करोगे ही. मुझे बिल्कुल ये मुझे कोई इसमें
संदेह नहीं है, उनका आशीर्वाद ही भी है और बहुत तरक्की हो, मैं यही भगवान से प्रार्थना करती। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। जयश्री, आपसे बात करके इतना आनंद हो रहा है और मुझे मतलब ऐसा लग भी नहीं, मैं छोटी थी जब आप आती थी नृत्य भारती में और जस्ट व्हेन यू लेफ्ट देन मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन एक तरह का कल्चर है जो हर एक में आ गया है कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से काम पर श्रद्धा होती है, सारी चीजें। तो इस नृत्य भारती की यात्रा में आपका बहुत बड़ा सुंदर सहयोग रहा है, सहभाग रहा है। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, नमस्कार करती हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इसमें ये सब यादें तरोताजा करने में मेरे को भी बहुत 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 आनंद आया। उस बहाने तुम्हारी मुलाकात हो गई और ये सब यादें फिर से मन में उभर कर आई, इसलिए मैं भी बहुत आनंदित और बहुत प्रफुल्लित। वाह वाह वाह, थँक यू सो मच। बहुत धन्यवाद तुमको भी, थँक यू। इतका मोठा काळ तुम्ही जी आता तिघींची नावं घेतली, तुम्ही इतकं मनापासून शिकवलं आहे, म्हणजे हे जे सगळे वाढला स्वरूप नृत्य भारतीचा, त्याच्यामध्ये खूप हातभार तुम्ही लावलात आणि जे बेबीताईंनी ज्या पद्धतीने जी हे धरली होती कास की असंच वागलं पाहिजे, असंच शिकवलं पाहिजे, असा अभ्यास केला पाहिजे, हे सगळं मनापासून अंगीकारलं आणि ते पुन्हा स्टुडंट्सनाही दिलं, तर त्याच्याकरता म्हणजे मी कोण आभार मानणारी पण नाही नाही, पण इतका सत्कार करणे इतकं काय कार्य आम्ही केलेलं नव्हतं असं मला तरी वाटतं की फक्त त्यांची जी इच्छा होती नृत्य भारती चांगली चालावी, त्याला आम्ही किंचितचा हातभार तेवढा लावला. आमचं काम होतं आणि त्याच्यामुळे आम्हालाही त्याच्यानंतर शिकायला मिळायचं, हे त्याच्यात होतच ना. शिकवलं मुलींना की आम्हालाही त्याच्यातून शिकायला मिळायचं जास्त. हो, खरंय. आपणही लोकांना शिकवलं की आपल्याला जास्त यायला लागतं असं माझं तरी अगदी सगळ्यांचा खरंच तसाच अनुभव असतो. अगदी मला वाटतं की आपण इतके सतत जरी भेटत नसलो तरी आपण एकमेकांशी इतके जोडले गेलेलो आहोत रोहिणीताईंमुळे आणि नृत्य भारतीमुळे की हे असं मागच्या पानावरून पुढे गप्पा सुरू व्हाव्या तशा आपल्या गप्पा रंगल्यात आणि तुम्ही इतकी सगळी माहिती पुरवलीत. त्या म्हणजे रौप्य महोत्सव पर्यंतचा होता पण खरंच सुवर्ण काळ होता तो, कारण एखाद्या संस्थेची एवढी वाढ झालेली, पसारा वाढलेला आणि म्हणजे म्हणण्यासारखं शून्यातून हे सगळं वेदिताईंनी उभं केलेलं होतं आणि रौप्य महोत्सवाच्या काळापर्यंत खूपच त्यांचं कार्य पुढे गेलेलं होतं. हो हो, खरंच आहे. खरंच आजच्या पिढ्यांना हे माहिती नाहीये, त्यामुळे हे सगळं आम्हाला उलगडून सांगितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद शीलताई. नमस्कार. तुम्ही इतकी सुंदर सतत त्यांना म्हणजे शिकलात पण साथ केलीत, सतत त्यांच्या बरोबर राहिलात आणि खूप नृत्य भारतीमध्ये शिकवलं, त्याच्यामुळे एक फार सुंदर अशी एक नृत्य भारतीला सातत्य मिळायला मदत झाली. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा तुम्हाला आमच्या सगळ्या नृत्य भारतीच्या पुढच्या पिढ्यांकडून खूप खूप धन्यवाद देते आणि नमस्कार करते. आणि तुम्ही आज या आपल्या कार्यक्रमामध्ये आलात त्याचा खूप आनंद झाला. थँक्यू सो मच शरदताई. ते कर्तव्यच होतं नृत्य भारतीच्या मी आलंच पाहिजे. Tani tani